सुप्रभात आप सभी को। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का। उसमें है वीर गाथा काल, जो संवत 1050 से 1375 तक। वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375। प्रकरण 3, देश भाषा काव्य। पहले कहा जा चुका है, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुँच जाती होंगी। राजा भोज जिस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहे में कहे जाते थे और वीर रस के पद्य छप्पे में। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा, बहुत ज़्यादा फेर होता था उनके साथ, भेदभाव। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया। भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनकी थक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर ही भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कविचारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य में उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश में अंतर्निहित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवाह, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकता अवश्य नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र ही यूं ही मोल ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह कि जिस समय हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनवी, जिनकी मृत्यु हुई थी 1087 में, उनके लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहाँ से लूटपाट के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थीं। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर, जो अजमेर में है, का चौहान राजा दुर्लभराज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पूर्ण अरुणोकार के समय मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अरुणराज ने उस सेना संहार पर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलिच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहाँ अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दी, जो आना सागर कहलाया। आना के पुत्र विशल देव, जो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाने जाते थे, तो विशल देव के समय वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई, जिसे परास्त कर विशल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए विशल देव के विक्रमी संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गौरियों की सेना में नाड़ौल पर धावा किया था, पर उसे हारकर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे बहुत दिनों तक राजपुताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे, जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहते।
इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीरदेव हुए हैं, जो महाराजा पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। पठान जो थे उनका जब शासनकाल था तो हिंदू बराबर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा था। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम भी नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य की ओर भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दो रूपों में पाते हैं, मुक्तक रूप में और प्रबंध रूप में। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का उल्लेख मिलता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे यहाँ पर भी किसी राज्य की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना, प्रतिपक्षियों को पराजित करके उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। मतलब ऐसी चढ़ाई करना और जो प्रतिपक्षी थे उसको हरा करके उस कन्या को हर करके, मतलब किसी तरह से ले करके वीर अपना गौरव और अभिमान समझते थे और माना भी जाता था। तो इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौड़ रूप में प्रधान रसवीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। बैल्डस साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो मिलती है। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है, जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही है। उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती, उसका थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजिंग करके ही लोग गाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आला कांड। तो आला गीत गाते हुए इधर उधर लोग चलते हैं, आज भी चलते हैं। तो जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं उल्लेख पात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। कुमार रासो संवत 810 और 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल कुमार नाम के 3 राजा हुए हैं। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज के पीछे खुम्माण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुम्माण की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुम्माण ने 24 युद्ध किए। कितने युद्ध किए थे? 24 युद्ध, जो संवत 869 से 893 तक राज्य किया, जिसमें यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज से लेकर, मतलब कालभोज का बप्पा नाम भी है, तो उससे लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज बप्पा, खुम्माण मत्ताट, भर्तृपट सिंह, खुम्माण दूसरा, महायक, खुम्माण फिर तीसरा, मतलब खुम्माण नाम से 1 2 3 इस तरह से हुए। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुम्माण के उत्तराधिकारी भर्तृपट के समय 2 शिलालेख संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतः 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुम्माणों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। खुम्माण पहला 810 से 865, खुम्माण दूसरा 870 से 900, खुम्माण तीसरा 965 से 990। अब्बासिया वंश का
अलमामो विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतः यदि किसी खुमार से अलमामम की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुमार रहा होगा और उसी के नाम पर खुमार रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमार रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। कौन से संवत में? 17वीं शताब्दी में। मतलब शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने कुमार रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर कुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली कुमार रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। विशल देव रासो नरपति नाल कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम विशल देव रासो का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने विशल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का था जो उस नाम वैसा ही ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल यूँ दिया गया है 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। 12 से 72 का स्पष्ट मतलब 1200 से 1200 तक मतलब 12 72 सब बरहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतर है। अतः 12 से 72 का अर्थ द्वादशोत्तर 12 से अर्थात 12 से 12 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 12 से 12 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है जिससे वो विशल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रह राज चतुर्थ जो विशल देव का समय भी 1220 के आसपास है। उसका शिलालेख भी संवत 12 से 10 और 1220 से के बीच में प्राप्त है। विशल देव रासों में 4 खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ। इसकी कथा का सार यूँ है। खंड 1 है मालवा के भोज परमार की पुत्री राजपति से सांभर के विशल देव का विवाह होना। विशल देव का राजमती से रूट कर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना मतलब वहाँ जाना और वहाँ 1 वर्ष रहना। राजमती का विरह वर्णन तथा विशल देव का उड़ीसा से लौटना। भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना और विशल देव का वहाँ जाकर के राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। दिए हुए संवत के विचार से कभी अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विशल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है वर्णनात्मक है। इनमें 2 ही घटनाएं हैं विशल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। विशल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। अतः उनकी कन्या के साथ विशल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा था ही नहीं। विशल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती है क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमाणु की उपाधि ही भोज रही हो। उस आधार पर कवि ने उसका केवल यह उपाधि सूचक नाम ही दिया है, असली नाम नहीं दिया हो। कदाचित इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ विशल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। जैसे जन्मी गोरी तू जैसलमेर गोरडी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जुड़े हुए मिलते हैं जैसे माघ अचरज कवि कालिदास। जैसा पहले कहा है अजमेर के चौहान राजा विशल देव जो विग्रह राज चतुर्थ भी बोले जाते हैं बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिला लिए थे। दिल्ली और झांसी प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिला लिए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल के इस विशल देव में जैसा कि होना चाहिए था न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूट कर विदेश जाने का प्रोसित पथिका के वर्णन के लिए मतलब छोड़ के जाना मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विशल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है केवल गाने के लिए इसे रचा गया है तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है राजस्थानी है। जैसे सूकड़ छय सुखता है पाटण थी पाटन से
भोज तड़ा, भोज का, खंड खंडरा, खंड खंड का इत्यादि। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंद ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। विसल देवरासों में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी मिलाकर, जोड़कर, चितः चिता में, ऋणी रण में, प्रापिन जड़ प्राप्त हो या किया जाए। इणी विधि, इस विधि, ईसौ ऐसा, बाल हो बाला का। इसी प्रकार नयर नगर, पसाऊ प्रसाद, पयोहर पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं, जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता आ रहा। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों का भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजा, नाज, ताजनो, तजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विशाल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। मंगल पलाणियों ताजुद्दीन, कुरसाड़ी चढ़ी चालियों गूढ़। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। यह नरपति नाल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है राजपूताने की एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काठ को माड़ वो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। चारण लोग कौन सी भाषा बोलते थे? पिंगल। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। विशल देवरासों के कुछ पद्य देखा जाता है कि क्या है। पर्णबा चाल्यो विसल राय, चरस चौरास्या सहु लिया बोलाई, जान तड़ी साजति करऊ, जिरह जंगावली पर जियो टोप, हुआ पैसारऊ विसल राव, आवी सयल अंते वरी राव, रूप अपूरब पेश यही, इसे स्त्री नहीं सयल संसार, अति रंग स्वामी सो मिली राती, बेटी राजा भोज की गर्भ करी उबो क्षण, सांभर साव, मोसरी नहीं ऊर भुआल, म्या घरी सांभर उग गही, चिहु दिसी थाड़ जैसलमेर, गर्भिन बोलो सांभरियो राव, तोर सरीखा घड़ा और भुआल। एक उड़ीसा को धाड़ी, बचन हमारई तू मानी, जू मानी, ज्यों थारई सांभर उग गही, राजा उड़ी घरी उग गही हीरा खान, कुंवरी कहई सुड़ी सांभर या राव, काई स्वामी तू उलगई जाए, कहो हमारो जय सुड़ऊ, थारई जय साठी अंतेवरी नारी, कड़वा बोल न बोलसी नारी, कड़वा बोल न बोलिस नारी, तू मोह मेलहस चित्त बिसारी, जीभ न जीभ वियोगनु, दव का दाधा कुपली मेल हई, जीभ का दाधा नु पांगू रई, नाल कहई सुड़ी जई जब सब कोई, आव्यो राजा मास बसंत, गढ़ माही गुड़ी उछली, जय धान मिलती अंग संभार, मान भंग हो तो बाल हो, इड़ी परी रहता राज दुआरी। अब हम पढ़ेंगे इनका जो पढ़ लिए हम, अब हम पढ़ते हैं चंद्रवरदायिका के बारे में। संवत 1225 से 1249 ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं।
इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि भी पंजाब में थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिनकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता था। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे। जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 सर्ग या अध्याय जिसको कहते हैं है। प्राचीन समय में प्रचलित सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित्त, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है, उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासों के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहण द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासों के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहण के हाथ में रासों की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया। जलहण के हाथ में रासों को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासों में है। पुस्तक जलहन हथ दे चली गजेंद्र का, मतलब हाथ में देने के लिए यहाँ पर है, लिखा हुआ है काव्यात्मक रूप में। रघुनाथ चरित हनुमंत कृप भूप भोज उद्वरीय जीमी, पृथ्वीराज सूजस कविचंद कृत चंदनंद उद्वरीय तीमी। पृथ्वीराज रासों में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राज स्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर, जो तुंवर कहे जाते हैं, राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। वहाँ का जगह का नाम है। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। तोमर वहाँ का जगह का नाम है, राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, पर अतः जब वह जयमाल्य का रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को भी माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकाल गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया, राज्य पर ध्यान ही नहीं था। बल का बहुत कुछ हाथ तो जयचंद तथा राजाओं के साथ साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देकर शहाबुद्दीन चढ़ाया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया, पर बार बार चढ़ाई करता और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंच गए। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिख गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वी के पास भाग गए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो।
पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए गए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों को पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की तरह कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा में कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता है। उसमें दिए हुए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है। पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी, जिसका समर्थन झांसी के शिलालेख में भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हम्मेर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल के पुत्र से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राजा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1115 में दिल्ली गोद जाना, 1122 में कन्नौज जाना, 1191 में और शहाबुद्दीन के साथ 1198 में लिखा है युद्ध जो हुआ शहाबुद्दीन के साथ। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब तक ऐसे दान पत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमदेव महोबे के जो राजपाल हैं के नाम आए हैं इस प्रकार मिले हैं। पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच में हैं। जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 और 1243 के बीच में हैं। परमदेव के 6 जिनके संवत 1223 और 1298 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमदेव राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी में हुआ, संवत 1248 से 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासों के पक्ष में समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90 से 91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। इन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा। एकादश सै पंचदह विक्रम साक आनंद तिहि रिपुजय पूरन हरन को भय पृथ्वीराज नारिंद। और विक्रम साक आनंद का अर्थ किया अ बराबर 0 और नंद बराबर अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए इसका कोई उपयुक्त तो कारण नहीं बता सके। नंद वंशी शूद्र थे इसलिए उनका राजतत्व राजपूत भाटों से निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार का समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत 90 से 91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए हैं उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पढ़कर ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है एकादश सै पंचदह विक्रम जिस धर्म सुत्ता त्रातीय शाक पृथ्वीराज कौ लिस्यो विपर गुण गुत्ता।
इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है, यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह कि गुणगुप्ता ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत ही तक नहीं है। इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ हैं, पर काव्य ग्रंथों से सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जा सकता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह तो हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद का नाम उसमें कहीं लिखा ही नहीं गया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है, तनयश्च चंद्रराजस्य चंद्रराज इवाभवत् संग्रहं यशुवृत्तनाम सुवृत्तनामीव व्यधात्। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, यह राज बहादुर सियुध पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्र कवि है, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यह भी कहा जा सकता है कि चंद्र बरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज, पुत्र इनका पृथ्वीराज का पुत्र कौन था, गोविंदराज, और उनका भाई का नाम क्या था, हरिराज, इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया, उन सबको लेकर चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। भाषा की कसौटी यदि ग्रंथ को कसते हैं और निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की कुछ कवित्वों मतलब छप्पयों की भाषा तो ठिकाने है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक साँचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती है, पर साथ ही साथ कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थीं। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। हाँ, उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है। कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज में लिखा है कि चंद का जन्म जो है लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई थी, उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। चंद बरदाई: गुड़चंद, जल्लचंद, सीताचंद, जल्लचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद, विष्णुचंद, खेमचंद, जयचंद, गोविंदचंद, मदनचंद, शिवचंद, बलदेवचंद, चौथचंद, बेनीचंद, मदनचंद, गोकुलचंद, वसुचंद, लेखचंद, कर्णचंद, गुण, गंगचंद, मोहनचंद, जगन्नाथ, रामेश्वर, गंगाधार, भगवान सिंह, कर्म सिंह, माथुर सिंह,
गोविंद सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, आनंद राय जी, आसो जी, गुमान जी, कर्णीदान जयथलमल जी, वीरचंद जी, घमंडी राम जी, बूधा जी, वृद्धि चंद जी, नानू राम जी। नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं। तीसरे के वंशज अम्बोर में जा बसे। कहाँ बसे? अम्बोर में जाकर बसे। और चौथे जल्ल का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहती पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, एक जल्ल गुण बावरो गुण समुंद ससिभान। पृथ्वीराज रासों में कविचंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। और सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद यह है: प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते भे प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी ब्रह्मा राखु नाम अनूप। पान पै देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहियो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय। पारी पायन सुरन के सुर सहित अस्तु ने कीन, तासु वंश प्रशंस में भौचरु चंद चारु नवीन। भूप पृथ्वीराज दीन्हो तीने हैं ज्वाला देश, तनय ताके 4 किनो प्रथम आप नरेश। दूसरे गुणचंद ता सुत सिलचंद स्वरूप, वीरचंद प्रताप पुरन भयो अद्भुत रूप। रणथंबोर हमीर भूपति संगत खेलत जाय, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति विख्याय। आगरे रही गोपलचल में रहियो तासुत वीर, पुत्र जन्मे 7 ताके महाभट गंभीर। कृष्णचंद उदारचंद जू रूप चंद सुभाई, बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाई। देवचंद प्रबोध संस्कृत चंद ताको नाम, भयो शब्दों नाम सूरज चंद मंद निकाम। इन दोनों वंशावलियों को मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानू राम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुरचंद की परंपरा में कहा गया है। बाकी नाम प्रायः मिलते हैं। नानू राम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोकों में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उसके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया पीछे से, और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानू राम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी उटपटांग और रद्दी रही है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने के लिए दिए जाते हैं। हिंदुवान थाम उत्तम सुदेश, तह उदित दुर्ग दिल्ली सुदेश, संब निरसे रिनरेस चहुआन थान, पृथ्वीराज तहाँ राजंत भान, संब रिनरेस सोमेश पूत, देवदत्त रूप अवतार धात, जिहि पकड़ी साहला साहब लीन, तिहु बेर करिय पनी पहीन, सिंगिनी सुद्दज सुशद्य गुनी चढ़ी जंजीर, चुक्कई न सबद वेदांत तीर। मनु कला ससभान कला 1600 बन्नीय, बाल बैस ससिता समीप अमृत रस पिन्नीय, विगसी कमल शीघ्र भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टीय, हीर कीर अरुबिंब मोती नखसिक अहि घुट्टीय, कुट्टिल केश सुदेश पोह परिचियत सिपिक साध, कमल गंथा वय संदाहस गति चलंती मंद मद, शीत वस्त्र सोहे न सरिस न स्वाति बूंद जस, भ्रमर भवहि भुल्लहि सुभाव मकरंद बास रस, प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लीसी कग्गर तिन्नौ, लगन बरग रचि सरब दिन दवादस ससिलिन्नो, सह गए 11 अरु 30 सास संवत पर मानह, जो पितृकुल शुद्ध बरन बरि रखहु प्राणः, दिखंत दिठि उच्चरीय वर इक शलंक विलंबन करिय, अलगार रैनी दिन पंचमहि ज्यो रुक्मिणी कन्नर बरिय, संगा ससिय लीय सहस बाल रुक्मिणी जेम लज्जत मराल, पूजिय गौरी शंकर मनाय दक्षिण नई अंग करी लगी पाय, फिर देसी देसी पृथ्वीराज हसी मुद्य चरपट लाज, बज्जिय घोर निशान रान चौहान चौधीस, सकल सुर सामंत समरी बल तंत्रा मंत्र 30, उठी राज पृथ्वीराज बाग मनोलत वीर नट, कढ़त तेग
मन वेग लगत मनो बिजु झट घट थकी रहे सिर कौतिक गगन रंगन मंगन भई सोन धार हद्वि हरसी वीर जग्गे हुलसी हुरे रंग नव रत्तावर सुरासन मुलतान गंभार गंधार वीर बलस स्यो बलम तेक अचुक तीरम रुहंगी फिरंगी हल लब्बी सुमानी हटी ठट भलोच ढाल निशानी मचारी चसी मुख चंबुक लारी हजारी हुके जोधा भारी। भद्द के डार मधुकर कवि। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमाना है, चंद्रबरदाई ने किसको? पृथ्वीराज रासो को कीर्तिमान दिया, मतलब पृथ्वीराज को। उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था। भट्ट केदार ने क्या लिखा था? जयचंद प्रकाश। वो महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है उसको, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार जयमंग जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा था। मधुकर ने क्या लिखा? जयमंग जस चंद्रिका। पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंघ्याच दयालदास कृत राठौड़ा रिख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भांडार में सुरक्षित है। किसमें? बीकानेर में, राजस्थान में। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इस इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली की थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की राजधानियाँ थीं कन्नौज और काशी। कौन सा था? कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंडों के राजाओं पर था। जयचंद का किस पर था? बुंदेलखंडों पर। पृथ्वीराज का राजपूतानों पर। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमाल रासो जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। जगनीक 6वां नंबर पे जगनीक है। संवत 1230 ऐसा प्रसिद्ध है। कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनीक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनीक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसकी कहानी का आधार पर प्रचलित है कि गीत हिंदी भाषाभाषी प्रांतों के गाँव में सुनाई पड़ती है। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। गाँवों में जाकर जब देखेंगे तो मेघ गर्जन के बीच किसी अलहैत ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्र जिए आगे जीवन के देखार। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनीक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन हो आया है। बहुत से नए अस्त्र जैसे बंदूक, किरीच देश और जातियों में फिरंगी के नाम से सम्मिलित हो गया, मतलब एक तरह से जैसे फिरंगी, और बराबर होते आए हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े। जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार यो तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैशवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है, जहाँ इसके गाने बहुत अधिक मिलते हैं। कहाँ पर? बैशवाड़ा में। उत्तर भारत में सारी जगह में है, लेकिन बैशवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास ही इसका चलन हुआ है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिसके अनुमान से होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनीक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे, जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। कहाँ के थे? बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आलखंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स एलियट ने पहले इस गीतों का संग्रह 60 से 70 वर्ष पूर्व छपवाया था।
7वें नंबर पे है श्रीधर। इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद, श्रीधर ने क्या लिखा? रणमल छंद नामक एक काव्य लिखा। रणमल छंद किसका है? श्रीधर का, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे दिया जाता है। ढम ढम ढई ढम ढम कार, ढंकर ढोल ढोली जंगिया, सुर कर ही रण सड़ी सहड़ाई समूहरी, सरस रसी समरंगिया, कल कलही काहल कोडि कलवरी कुमलत कायर थरहरई, संचरई सकसुर ताड़ साहड़ सासी सवीर संगरई। अब इस बारे में एक संदर्भ दिया हुआ है। ब्याहने समांतों को सब यान की बारात की सब अंतःपुर खड़ा है घर में, स्वामी राजा तुम्हारे क्यों परदेश में तेरे हैं भुला डाला। मतलब 15वें पर है। बात से बात छिपाई नहीं जा सकती, आग का जला कोपर छोड़ दो तो छोड़ दे, जीभ का जला नहीं पनपता। 18वां आकाशदीप जलाए गए। 19वां यदि वह धन्य स्त्री अंग संभाल कर मिलती तो उसका बाला भंग न होता। 20वां इसे परिब्रह्मता आलिंगकर्ता के राजद्वार पर ही। 21वां धृत धारण किया। 22वां शब्द वेदी बाण चलाने का उल्लेख। सिंगी बाजे का शब्द धुन सुनकर या अंदाज कर डोरी पर चढ़ उसका तीर उस शब्द को बेधते हुए नहीं चूकता था। चंद्रमा उसी के पास से मानो अमृत रस पिया, अभी घटित किया बनाया, पोहे हुए अच्छे मोती दिखाई जैसे थे। तो ये सब उसी से दिया हुआ है। भरभ्रांत पर यदि विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद के कवि नहीं, सुल्तान साहबुद्दीन गौरी के कविराज थे। शिव सिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कविदत्त उद्धृत है। प्रथम विधाता ते प्रकट भय बंदी जन पुनि पृथ्वी के पृथ्वीयज्ञ ते प्रकाश सरसात है, माने सुत सौनक न बाजत पुराण रहे, जस को बखाने महासुखात सरसात है। चंद चौहान के केदार गोरी साहजू के गंग अकबर के बखाने गुणगात है, काव्य कैसे मांस अजनास धान भाटन को लुटी धारे ताको खुरा खोज मिटी जात है। अब हम लोग अगली कक्षा में या अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वीर गाथा काल, जिसकी प्रकरण 4 संवत 1050 से 1375 फुटकल रचनाएं हैं इसमें। तो अगली कक्षा में अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।